हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का सेकंड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता रखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इन डिटेल में। इस चैप्टर में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसा कि आप सभी को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपल फूड को तोड़ना और इस सिंपल फूड को तोड़कर एनर्जी निकालना। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एनिमल कंटेक्स्ट में रेस्पिरेशन के बारे में बात करता हूं, तो इसमें हमें टोटल 3 स्टेप्स देखने के लिए मिलते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली इन स्टेप्स के बारे में समझाऊं, तो रेस्पिरेशन का वो पार्ट या फिर रेस्पिरेशन का वो स्टेप जो हम बाहर से किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, या फिर आपके आसपास में रहने वाला कोई इंसान, कोई जानवर ऐसा कर रहा है, तो आप फिजिकली उसको बाहर से ये काम करते हुए देख सकते हो। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वेरएज अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। हम इसमें O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि हमें फिजिकली देख पाना नामुमकिन है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये वाला प्रोसेस जहां पर हम सिंपल फूड को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी निकालेंगे, और ये होता है कंप्लीटली सेल के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल 2 तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आज के वीडियो लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसको हम कह सकते हैं occurs only when O2 is present। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है और उस कंडीशन में हमें रेस्पिरेशन करना है, तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन लेस सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करते हैं अगेन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस ये जो स्टेप होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप परफॉर्म किया जाता है साइटोप्लाज्म में। ये ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप होता है, इसको परफॉर्म किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल जो ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज सिंपली ब्रेक हो जाएगा और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और साथ ही साथ में प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2।
NADH2 जो मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जो कि थर्ड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम वहां पर इसको तोड़कर ATP निकालते हैं। ये हमारा मेन एनर्जी सोर्स है जो हमें यहाँ से मिल चुका है। वाटर को सेल जो होगा वो यूटिलाइज कर लेगा इसके अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और CO2 को यहाँ से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, और पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेकडाउन के लिए आगे अगले रिएक्शन में भेज दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसका दूसरा नाम होता है EMP पाथवे। हम ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे इसीलिए कहते हैं बिकॉज इस पाथवे को ढूंढने के लिए टोटल 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था, जिसमें से एक का नाम था उत्सव एम्बेडेन, दूसरे का नाम था जैकॉब पेरनस, और तीसरे का नाम था ऑटो मेरहॉफ। तो ऐसे 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन से हमें ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे मिलता है, इसीलिए उनके सरनेम के इसेंशियल्स उठाकर हम इस पाथवे का नाम रखते हैं, दैट इज EMP, उत्सव एम्बेडेन, जैकॉब पेरनस और ऑटो मेरहॉफ। तो इन 3 साइंटिस्ट के नाम पे हम इसका पाथवे का नाम रख देते हैं। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है, दैट इज अनदर स्टेप कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं, तो क्रेब्स साइकिल जो होता है ये होता है, कह सकते हो कि मैट्रिक्स में। किसका मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहां पर क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम इसीलिए ऑकर होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम पे सिर्फ ग्लूकोज नहीं आता है। ग्लूकोज के साथ साथ वहां पर प्रोटीन्स आते हैं, वहां पर फैट्स आते हैं, तो इन सारी चीजों का भी ब्रेकडाउन होता है और फर्दर उससे भी हमें ATP बना के मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो जब प्रोटीन टूटता है तो उससे हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, और जब फैट्स टूटते हैं तो उससे हमें मिलते हैं फैटी एसिड्स। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर इतने अलग अलग चीजें जो हैं क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट नहीं करवा सकते। इसके लिए क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले जो यहाँ पर पायरुविक एसिड हमें मिला था, या फिर जो प्रोटीन के टूटने से जो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, या फिर फैट्स के टूटने से जो हमें फैटी एसिड्स मिलेंगे, उन सभी चीजों को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर। सो क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले यहां पर एक लिंक्ड रिएक्शन होता है। ये जो लिंक्ड रिएक्शन होता है, इस लिंक्ड रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर। ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। ओके, फिर इस लिंक्ड रिएक्शन के बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है, ये मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और ये अपना पहला प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं। उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, या फिर हम सिट्रिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ये। दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, इसीलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अगर हम बात करते हैं कि इसको फिर क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है, तो इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसको ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर हैंस क्रैब, इसीलिए इस साइकिल का नाम रखा हुआ है क्रेब्स साइकिल।
अब ये जो साइकिल होता है, इसमें जो सिट्रिक एसिड बना है, इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं और ये फर्दर कुछ स्टेप्स के बाद वापस से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के अंदर और अगले आने वाले एसिटाइल को एंजाइम के साथ जाकर वो रिएक्ट कर जाता है और ये साइकिल इसी तरीके से चलते रहता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, क्रेब साइकिल के एक बार जब क्रेब साइकिल चलता है तो उससे हम लोग को मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP। अभी फिलहाल के लिए आप सभी को इनके फुल फॉर्म जानना इतना ज्यादा जरूरी या फिर नेसेसरी नहीं है। आप इनके बस शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिए कि हम लोग को यहां से 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP मिलता है जब हम एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार क्रेब साइकिल घुमाते हैं। तब देखिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार जब क्रेब साइकिल घुमाता है तो उससे हम लोग को 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP मिलता है। तो ऐसे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मिले थे, तो टोटल ये जितना भी प्रोडक्शन हुआ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए इंटू 2 हो जाएगा। दैट इज हमें मिलेंगे 6 NADH2 एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, 2 FADH2 मिलेगा और 2 GTP मिलेगा। अब हमारे पास जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि NADH2, FADH2, GTP जो क्रेब साइकिल से प्रोड्यूस हो रहा है, जो लिंक्ड रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस हो रहा है, इन सभी को भेज दिया जाएगा, कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर थर्ड स्टेप चलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन को ही हम शॉर्ट में कहते हैं ETC रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक ऐसा सेल ऑर्गन होता है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक ऐसा आउटर मेम्ब्रेन एकदम प्लेन होता है और इनर मेम्ब्रेन ऐसा फोल्डेड होता है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जो एक मॉलिक्यूल NADH2 का होता है, इसको ब्रेक किया जाता है और इस एक मॉलिक्यूल से 3 ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। एक मॉलिक्यूल NADH2 हमें देगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 को तोड़कर हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और फाइनली जो GTP होता है, एक GTP जो होता है, ये अपने को दे देता है यहां से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और इस तरीके से यहां पर जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो या फिर फैट्स हो, वो लास्ट में सब का सब ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक चीजें लेफ्ट नहीं होती हैं। सारी चीज ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और फाइनली ATP को प्रोड्यूस कर देती है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है फ्रेंड्स, आप लोग आते हो, व्यूज़ देते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे वाले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।